नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस साल पीएम अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रम करेगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मोदी विशेष। नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ जन्म। पीएम मोदी के जन्मदिन से बीजेपी का सेवा पखवाड़ा के तहत 2 अक्टूबर तक चलेंगे कार्यक्रम। सेवा पखवाड़ा के दौरान देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वच्छता अभियान भी चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। बतौर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम है कई कीर्तिमान। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। पहली बार पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। 2018 में बीजेपी की 21 प्रदेशों में सरकार रही। 2019 में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी को 300 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिली। 2023 में बीजेपी राज्यसभा सांसदों की संख्या 96 हुई। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2024 में पहले गैर कांग्रेसी नेता जो लगातार तीसरी बार पीएम बने। मोदी राज में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी के देश भर में 563 कार्यालय। मोदी शासनकाल में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। 2016 में नोटबंदी और 2017 में जीएसटी लागू किया गया। मोदी 2.0 सरकार में ट्रिपल तलाक पर रोक लगाई गई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना। उज्ज्वला किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं चलाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हैं कई कीर्तिमान। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु की कामना की। साथ ही साथ उन्हें जन्मदिवस के मौके पर बधाइयां अपनी तरफ से दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ लिखा है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर, वो आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत उन्होंने बताया। साथ ही साथ हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं उन्होंने दी। मातृशक्ति, सैन्य शक्ति, युवा शक्ति और कृषक बंधुओं के सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे कार्य आज विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वस्थ और लंबी आयु की कामना भी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड दून में विश्वकर्मा पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर क्रॉस कंट्री दौड़ का शुभारंभ किया। इस दौरान कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा, कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ कई विधायक पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज से प्रदेश में बीजेपी स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ कर रही है। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें, वो शतायु हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से यहाँ के सभी देवताओं की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और हमारे उत्तराखंड से जो उनका विशेष लगाव है, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है, तो निश्चित रूप से समस्त उत्तराखंड वासी भी उनके जो है सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं। और उनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व के अंदर भारत की पताका फहर रही है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम हैं, वो गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हर किसी गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। ऐतिहासिक जो निर्णय उनके समय में लिए गए हैं
वो भारत को नई दिशा देने वाले निर्णय हैं और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से विकसित भारत का जो उनका संकल्प। मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर गणेश और श्री हरि विष्णु की उपासना के पावन पर्व अनंत चतुर्दशी की सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। भगवान श्री गणेश और श्री हरि विष्णु की उपासना के पावन पर्व अनंत चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सीएम धामी ने पोस्ट किया है। जहां बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में सर्वे के आधार पर प्रत्याशी तय करेगी, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस संदर्भ में जल्द पर्यवेक्षक और सर्वे की रिपोर्ट मंगाई जाएगी और इसके साथ आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में भी प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर ही होगा। इस दौरान उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत का भी दावा किया। देखिए, हम हर चुनाव के सदैव तत्पर रहते हैं। हर चुनाव की रणनीति हमारी पूर्व में नियोजित रहती है। हम उसके लिए अभी जो नगर निगम के चुनाव के लिए प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली हम भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी वो टोली नगर निगम में, नगर पालिकाओं में जाएगी। प्रत्याशियों, कार्यकर्ता राय शुमारी के बाद प्रत्याशी का पैनल आएगा, उस पर हम पब्लिक सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। बहुत जल्दी जैसे चुनाव घोषित होता है हम अपने प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। प्रदेश में रजिस्ट्री में फ्रॉड केस होने पर गठित एसआईटी टीम को अब दस्तावेजों का सैंपल चंडीगढ़ नहीं भेजना पड़ेगा। इसके लिए देहरादून में ही फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट को तैनात किया जाएगा और इस बात को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि इससे प्रदेश में रजिस्ट्री में होने वाले फ्रॉड की घटनाओं में रोकथाम होगी। चंडीगढ़ में थी, लेकिन हमारी सरकार जनता के लिए बहुत सुविधाएं हमेशा देती रही है। उस दिशा में एक कदम है कि हमारे जो इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं तो वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे देहरादून में होगा, ताकि ये बाहर जाना और उस समय लगना उससे बचत होगी और ये इस प्रकार के जो घटनाएं होंगी उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगा। उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा केदारनाथ धाम में समाप्त हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस धामों के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख है कि हमारे उत्तराखंड में कभी भी आज तक धामों के नाम पे राजनीति नहीं हुई है। ये उत्तराखंड का गौरव है। उत्तराखंड के धाम जो है उत्तराखंड के गौरव है। पूरे विश्व में आज पहचान उत्तराखंड की हमारे धामों की वजह से है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने धामों को भी राजनीति में खींचने का काम किया है, ये दुखद है। उनकी यात्रा जो है वो केदारनाथ बचाने के लिए नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए करी जा रही है। जिस तरीके से केदारनाथ धाम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से केदारनाथ धाम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत रहते हैं, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जा रही है जिससे केदारनाथ की यात्रा को आगे बढ़ाने में, केदारनाथ में सुविधा देने के लिए, केदारनाथ को यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए सरकार के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। प्रदेश पुलिस की ओर से राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए डीआईजी गढ़वाल ने कहा, प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस की ओर से 1 सितंबर से वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, उनके इनाम घोषित किए जा रहे हैं। जो अपराधों के संबंध में काफी चर्चाएं हो रही है, तो उसी को जो है नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग ने 1 तारीख से एक अभियान चलाया, जिसमें जो बड़ी संख्या में वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया और जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसे इनामी घोषित किया जाए। या पहले जो इनामी है, इनामी बदमाश है, वांछित है, उनके इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया, ताकि जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक और प्रयास किया जा सके। इसी तरह से सत्यापन की कार्रवाई, जो तमाम इस तरह की घटनाएं अभी आ रही है कि आपराधिक तत्व के लोग, जैसा अभी ऋषिकेश में भी देखा होगा आपने कि बिहार का एक व्यक्ति यहाँ पकड़ा गया जो वहाँ वांछित चल रहा था।
अपनी मांगों को लेकर डीएवी छात्र संघ की ओर से कॉलेज परिसर में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस पर छात्र संघ के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि छात्र छात्राओं के लिए जो समस्याएं उठाई गई हैं, उनका समाधान होने तक उनका धरना जारी रहेगा। में तो हम लोग दिन की धरने पे बैठे हैं। फिलहाल आज हमारा 6ठा दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी अगर वैसे देखिए हमें उम्मीद नहीं है शासन प्रशासन से, इस गूंगी बहरी सरकार से कि आज भी कोई मतलब डिसीजन आ जाए, कोई ऐसा एकदम से न्यूज आ जाए कि मतलब जिससे हमें खुशी हो कि हाँ हमारे इन मांगों पर विचार किया जा रहा है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कल से हमारे धरना पूरा 24 आवर्स का चलेगा और ये अनिश्चितकाल धरना है। इसमें मैं नहीं बता सकता हूँ कि कब तक ये चलेगा, क्योंकि देखिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। और 18 तारीख को हम लोगों का सचिवालय घेराव है इन्हीं। उधर मसूरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल को उनकी 78वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं चंद्र कुंवर शोध संस्थान मसूरी के अध्यक्ष शूरवीर सिंह भंडारी ने कहा कि चंद्र कुंवर बर्तवाल 28 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी वो देश दुनिया को सुंदर साहित्य दे गए। ये 77वीं उनकी पुण्यतिथि है और चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान मसूरी और चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में उनकी इस पुण्यतिथि को मनाता है, क्योंकि वो एक पहाड़ के ही नहीं पूरे देश के प्रकृति के कवि हुए हैं। जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ हैं प्रकृति के कवि हैं, और जॉन कीट्स हैं, और ही कालिदास हैं। तो कालिदास ही प्रेरणा लेकर के चंद्र कुंवर ने कविताएं लिखी और मात्र 28 वर्ष और 24 दिन की अपने जो आयु थी उनकी, उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत विराट धन दिया है। बहुत साहित्य की बहुत रचनाएं की हैं उनकी, करीब 630 कविताएं हैं जो प्रकाश में आई हैं। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो अभी प्रकाशित नहीं हो पाए, उनको संकलित किया जाने का काम जो है शोध संस्थान कर रहा है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो प्राकृतिक सौंदर्य से उत्तराखंड का राज्य, झरने हो, चाहे पेड़ पौधों पर कविताएं लिखी, और इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी कविताओं को लिखना। और आप देखिए कि बहुत छोटी 28 साल की आयु में उन्होंने कविताएं लिखी, और आज देख लीजिए कि आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चंद्र कुंवर बर्तवाल जी हमारे एक प्रेरणादायक हैं, और निश्चित तौर पर नई पीढ़ी को उनकी कविताएं पढ़नी चाहिए। किस तरीके से आप देखिए 12 साल की उम्र से 12 साल, 16 साल, 15 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। हमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर उनके साहित्य से संबंधित जो एजुकेशनल करिकुलम में है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए हर स्तर पर, क्योंकि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी ने हर स्तर की काव्य रचनाएं की है। बच्चों को समझने वाली भी है, समाज पे दृष्टि डालने वाली भी है, और यहाँ तक कि नेचर लवर्स के लिए भी उसके अंदर बहुत सारा प्रेरणादायक साहित्य है। खबर हरिद्वार से, जहां भूपतवाला स्थित अखंड परमाधाम आश्रम में विदेशी नागरिक देशी धुनों पर थिरकते और उत्साह से लबरेज नजर आए। योग और अध्यात्म से प्रभावित होकर ऋषिकेश की यात्रा पर आने वाले विदेशी हिंदू रीति रिवाजों से इतना ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि भारतीय पारंपरिक परिधानों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। की चीज को उन्होंने पसंद किया है, ये सच्चाई है। एक बार हम रूस में गए तो एक जोड़ा शादीशुदा घूमने आया, तो हमने उन्हें कह दिया कि आप पूरे जीवन प्रेम से एक साथ रहो। तो वहाँ के लोगों ने कहा इनको श्राप दे रहे हो कि आशीर्वाद दे रहे हो, माने इकट्ठे रहना श्राप लगता है उनको। लेकिन अब कई जोड़ों ने पहले की है और आराम से बहुत वर्षों से साथ रह रहे हैं। अब ये और जोड़े प्रेरणा पाकर आए हुए हैं, प्रभावित होते हैं बहुत वो। और हम वहाँ प्रवचन करने जाते हैं, वह नास्तिक राष्ट्र है, वहाँ ईश्वर और धर्म की चर्चा नहीं होती। क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि भारत में शादी को बहुत महत्व दिया जाता है, कि ये
ऐसा बंधन है जो नहीं टूटता है। एक जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं टूटेगा। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे, ये लोग चाहते हैं। तो इसलिए रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी समस्याएं आती है, तो वो चाहते हैं कि भारत से ये सीखे कि बंधन परमानेंट रहे। ये 3 भारत में लिविंग का जो कल्चर बढ़ गया है, इन भारतीयों के लिए भी एक सादी उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये इनकी पूरी जिंदगी लिविंग है विदेशियों की, फिर भी लिविंग में रहकर आज दुखी होके भारतीय परंपरा से प्रभावित होकर, भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर शादी कर रहे हैं। आज ये चाहते हैं हमें दीर्घ काल तक, लंबे समय तक हमारा जीवन साथी हमारे साथ रहे। इसी से प्रभावित होकर ये शादी कर रहे हैं और हम भारतीय लिविंग का महत्व दे रहे हैं। इसलिए हमें लिविंग की भावना को छोड़ करके इन भारतीयों से, इन विदेशियों से प्रेरणा लेना चाहिए हम भारतीयों को। उधर देहरादून में बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के वाहनों के संचालन की शिकायतों पर आरटीओ की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है। इसी कड़ी में आरटीओ शैलेश तिवारी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना वैध प्रपत्रों के संचालित 32 वाहनों को सीज किया गया। जो एग्रीगेटर हैं, एग्रीगेटर होते हैं, डिजिटल मार्केट प्लेस होते हैं। ये ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जैसे ओला, उबर है, रैपिडो है, ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन मतलब लाइसेंस नहीं लिया है उत्तराखंड का और यहाँ संचालन कर रहे हैं। उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। साथ ही साथ विशेष फोकस हमने वैसे 2 व्हीलर वाले ऑपरेटर्स पे किया है, ऐप बेस्ड ऑपरेटर जो है, कि जो प्राइवेट गाड़ी चलवा रहे हैं अपने अंडर में, प्राइवेट गाड़ी का कमर्शियल प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और अभी लगभग और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 4 धाम यात्रा में अब यात्रियों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हो चुकी है। मॉनसून के बाद पूरी तरह से बहाल हुई हेली सेवाएं। मॉनसून के बाद एक बार फिर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से मॉनसून थोड़ा सुस्त पड़ा है, बारिशों का सीजन कम हुआ है, उसके बाद एकाएक यात्रियों की संख्या में, श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है 4 धाम यात्रा में। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।